नमस्कार दर्शकों, मैं आपका मेज़बान शकील खान अभय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम आज के मेहमान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों लगातार हमारे सामने मामले सामने आ रहे हैं कि कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है या कोई बैठा हुआ है या चलते-चलते लोगों को अचानक सीने में दर्द उठता है और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों हो रहे हैं इस तरह के हादसे? इन सभी बातों के, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने ही शहर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल गर्ग जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या है इस पूरे मामले की वजह, क्यों लोगों में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक होना और मौत हो जाना, क्या है इसकी वजह, क्या दिनचर्या इसके होना चाहिए, क्या उपाय हैं और क्या सावधानियां हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है अभय न्यूज़ के कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों की ओर से और अभय न्यूज़ परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये फिलहाल अभी अमूमन देखने में आ रहा है कि कोई वीडियोस भी हमारे सामने इस तरह के आए हैं कि लोगों का जिम में वर्कआउट करते हुए या बैठे-बैठे हुए एकदम उनके सीने में दर्द उठता है और अचानक मौत हो जाती है। आसपास के लोगों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिल पाता है। क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि व्यक्ति की दिनचर्या में कुछ हम मैं इनके कारणों पर प्रकाश डालूं, उसके पहले तो मैं चाहूँगा कि हम हृदय रोग या हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं या हृदयघात बोलते हैं, उसके जो मुख्य क्या कारण हैं, किन कारणों से हार्ट अटैक होता है, हम पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जी, जी। तो जैसा कि आजकल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचती है कि हार्ट अटैक के जो प्रमुख कारण हैं उसमें एक तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अधिक धूम्रपान का सेवन जिसमें गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का अधिक सेवन, अधिक शराब का सेवन, जी, तनावपूर्ण जीवन, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर मैं कहूँ तो आलस्यमय जीवन जिसको कहना चाहिए, जी, उसके कारण मोटापा, ओबेसिटी, जिन लोगों को ज़्यादा मोटापा होता है या जिनका वजन ज़्यादा होता है उनमें इस तरह का रिस्क ज़्यादा रहती है। शराब का मैंने बताया, अधिक शराब पीने से भी इस तरह का होता है। और एक और कारण इसमें जो है वो है वंशानुगत। जी, जिन परिवारों में जी, जिन परिवारों में मदर फादर को अगर हार्ट अटैक की शिकायत रही है तो उनके बच्चों में भी इसके होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और एक और जो चीज़ है वो करीब करीब जैसे पहले हम देखते थे कि ये जो बीमारियां होती थी 40 साल की उम्र के बाद जी अधिकतर हाँ, लोगों में ये भी होती थी। मामले आजकल बुधाया सामने आ रहे हैं कि जी पहले 60 साल की उम्र के व्यक्ति को ही इस तरह की शिकायत होती थी। जी लेकिन अभी जो है 20 साल से 40 साल का युवा भी इसकी चपेट में आ रहा है। जी। तो इसका मुख्य कारण आप क्या इसके मानते हैं? इसके मुख्य कारण में अगर हम जाएं तो एक तो जी, स्ट्रेसफुल लाइफ जी, है ना। हम देखते हैं पहले कहते थे कि कम खाओ और गम खाओ, जी। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है। एक तो आज की आदमी गम बिल्कुल नहीं खा रहा, खूब खा रहा है। जी, तो कम खाओ और गम खाओ का विपरीत, खूब खाओ और गम बिल्कुल मत खाओ। जी, ये इसका एक प्रमुख कारण स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है। दूसरा खान पान जिसको हम कह सकते हैं, पहले लोग अधिकतर घरों में भोजन करते थे, जी, सात्विक भोजन करते थे। और आजकल जो भोजन है उसमें जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा समावेश हमारे भोजन में हुआ है। हुँ, और तीसरा है आदमी की लाइफ स्टाइल, दिनचर्या। जी, दिनचर्या की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, समय पे हर काम करना। अब आज हम देखते हैं कि अधिकतर जो है युवक, जी, उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त दिनचर्या हो जी। गई है। रात को मतलब देर से सोना और सुबह देर से जागना भी इसका बहुत बड़ा कारण हो बहुत सकता है। बड़ा है। और व्यायाम की कमी, जी, लेक ऑफ एक्सरसाइज, यानी इसमें अगर हम देखें तो। और एक और जो कारण इसमें महत्वपूर्ण है, जो खास तौर से कोरोना के बाद हमको देखने में आया है कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, जी, जी हाँ। काफ़ी लोग जो है घर से ही अपना घर से काम ही कर रहे काम हैं। करते हैं, तो उसमें वो लगभग 12-12 घंटे लगातार बैठे रहते हैं।
और उनकी फिजिकल एक्टिविटी लगभग 0 होती है, शून्य। जी तो ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से जो रक्त का संचार होना चाहिए रक्त की धमनियों में, जी उसमें रक्त का संचार कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और चूंकि मैंने बताया जैसे जंक फूड या फास्ट फूड, और एक और उसमें फूड में अगर मैं बात करूं तो केमिकल युक्त, जी सबसे बड़ा कारण ये है कि केमिकल आजकल जो है विशुद्ध चीजें ज्यादा मार्केट में हैं पहले तो जो भी हम भोजन करते थे वो ऑर्गेनिक फूड हुआ करता था, और आजकल जो भी फूड है वो अधिकतर केमिकल। हम देख रहे हैं सब्जियां भी आजकल उनको, जैसे उनका साइज देखें तो हम देखेंगे कि लौकी जो है वो पहले एक मीडियम साइज की होती है, आज जी 2-2 फीट लंबी लौकी, अच्छा या इसी तरह के अन्य फल जो हैं, जी और ये सब ऑर्गेनिक ना होकर हम्म, जो केमिकल युक्त उसमें खेती में केमिकल्स का यूज बढ़ गया है, जी वो भी एक कारण है। जो फूड हम जैसे कहते हैं ना, जैसा खाए मन हम्म, वैसा होए, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, मन और जी जैसा बोले वाणी, जैसा पिए पानी वैसे होए वीसी वाणी। होए वाणी जी तो जी इसका हम देख रहे हैं कि जैसा हम खाएंगे उसी प्रकार से उसका हमको। हाँ जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि आपने कहा कि व्यायाम की कमी, जी लेकिन आज का जो युवा है वो जिमिंग के पीछे उनका काफी क्रेज है। हर युवा जो है जिम में अपना समय दे रहा है, प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है। तो ये तो व्यायाम तो युवा अपना लगभग मान लीजिए 60% 70% युवा व्यायाम कर ही रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि व्यायाम करते हुए जिम में जो इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, क्या सप्लीमेंट्री जो डोज ले रहे हैं युवा, इसका भी इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है क्या पीछे? देखिए, एक तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी चीज में, एक किसी भी बीमारी में या किसी भी घटना के पीछे एक कारण नहीं होता, जी उसके पीछे सभी चीजों को मिलाकर, जैसे हम देखें तो खान पान, हम्म लाइफ स्टाइल, है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ। जी और होता क्या है कि हम अगर सोच रहे हैं कि हम खाली व्यायाम ज्यादा कर लें, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज आल्सो बैड जी हमको। और हर आदमी को उसके शरीर के हिसाब से ही वर्कअप करना चाहिए। वर्कआउट भी मतलब व्यक्ति को इतना ही करना चाहिए जितना कि उसकी मतलब बॉडी आपको सेंस कर सकती हो। आपको जरूरी नहीं कि आपको 2 घंटे ही एक्सरसाइज करना है। जी आपके शरीर के, क्योंकि क्या होता है देखिए, आदमी का एक जैसे वेट है, बीएमआई बोलते हैं जिसको हम, जी बॉडी मास इंडेक्स, जी है ना। बॉडी मास इंडेक्स को मतलब ये होता है कि आपका शरीर की बनावट कितनी है, और आपकी डेली की, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, इन सब के हिसाब से ही आपको वर्कआउट भी करना है, जी वर्कअप भी आपको उसी हिसाब से करना है। जी ऐसा नहीं है कि आपने, बाकी तो आप बैठे रहे, 12 घंटे बैठे रहे कुर्सी पर, खान पान में आपका जंक फूड खा रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं ये फैशन में आ गया है ना, तंबाकू का चलन और स्मोकिंग का चलन, स्मोकिंग और और शराब नोशी भी जी शराब। जी हाँ, हम आज देख रहे हैं कि आज शराब एक एक उसमें आ गया, स्टेटस स्टेटस सिंबल में आ सिंबल गया। हो गया एक तरीके से शराब पीना, स्टेटस सिंबल में, यानी आदमी शराब नहीं पीता तो उसको एक दोयम दर्जे का दोयम दर्जे का माना जाता है माना उसको। जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जी आप खाली 2 घंटे जिम कर रहे हैं या 2 घंटे आप वर्कअप कर रहे हैं, उससे खाली आप सोचेंगे स्वस्थ रहे, तो ऐसा नहीं है। जी शरीर में सभी चीजों के उत्साह, मैंने आपका खान पान, आपका दिनचर्या, आपका लाइफ कैसा है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं और आप अगर जिम वर्कअप कर रहे हैं तो वही आपको फ्रूटफुल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, खान पान की आपने बात की है, जी। तो एक सवाल दर्शकों की ओर से मैं भी पूछना चाहेंगे कि क्या खान पान में व्यक्ति को किस तरह से उस वो बैलेंस करना चाहिए? सुबह उठकर किस तरह का फूड लेना चाहिए, या फिर दोपहर में या रात को सोते समय खाने का उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए? थोड़ा सा आप प्रकाश डालें तो दर्शकों को थोड़ा जानकारी खाने हो सके। में देखिए, खाने की अगर हम बात करें तो खाने में आपका जो भोजन है उसमें प्रोटीन्स, जी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन्स, इन सभी का एक समावेश उसमें होना चाहिए। आपका जो भी भोजन है उसमें, अगर हम भारतीय परिदृश्य में देखें तो हम सुबह जैसे उठ के आदमी अमूमन चाय लेता है, तो ठीक है। चाय भी, अगर आपका वेट अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट्स
जी जिसको कहते हैं, जो शक्कर या इस तरह के जो पदार्थ हैं, आलू है, चावल है, घी है, शक्कर है, चिकनाई है, जी अलग जी अलग है, इनको आदमी को अवॉइड अवॉइड करना करना चाहिए। चाहिए। जी ठीक। मतलब हाँ मुख्य चीज खान पान में ये है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपका फिजिकल एक्टिविटी दिन भर की कितनी है, और आपका शरीर की बनावट क्या है, जी मतलब उसके हिसाब से। क्योंकि हम देखते हैं कि खान पान में कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि साहब पहले के लोग तो 8-8 बाफले खा लेते थे, 10-10 लड्डू खा जी लेते हाँ थे, हाँ, उसके बाद भी उनको कोई तकलीफ कोई नहीं तकलीफ होती नहीं थी। होती थी लेकिन तो मेरा उनसे यही कहना रहता है कि आप अभी यहाँ से त्रिवेणी शनि मंदिर पे आप दाल बाफले लड्डू खाइए, जी और आप घंटा घर तक पैदल आ जाइए, पैदल आ जाएंगे। पैदल चल के आ जाइए, जी आपको फिर भूख लगने लगेगी। जी वो तो खान पान का ये है कि आपके शरीर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट। मतलब आपका फिजिकल एक्टिविटी रोज की कितनी है। आप पता चला कि बैंक में जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, उसमें से निकाल नहीं रहे हैं, जी तो वो स्थिति भी ठीक नहीं स्थिति है। ठीक नहीं है तो डॉक्टर कोई साहब। जी इसके साथ एक और एक अभी 1-1.5 साल लगभग कोरोना काल के बाद जो है ये स्थिति सामने आ रही है कि जो कोरोना वैक्सीन जो लोगों ने लगाई तो जी काफी भ्रांतियां भी हैं या फिर ये सत्य है, क्या आप थोड़ा स्पष्ट करें कि कोरोना वैक्सीन के बाद भी क्या इस तरह की कुछ और लोगों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं उनके हृदय पे या कुछ और नहीं नहीं दूसरे शरीर के दूसरे अंगों पे कोई नहीं असर पड़ रहा है, नहीं क्या है थोड़ा सा बताएं। नहीं, इसके बारे में मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। वैक्सीन का इसमें कोई रोल नहीं है हार्ट अटैक होने में। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, जी और वैक्सीन तो आपके जो कोरोना के जो वायरस है उससे आपको सुरक्षा देता है। एक खाली भ्रांति है। जी होता क्या है कि जब आदमी को कोई कारण समझ में नहीं आता तो कहीं ना कहीं उसको किसी चीज किसका से दोष किसी ने जोड़ देता दोष। है। जी तो अभी क्या हो रहा है कि जब कोरोना हुआ तो हर चीज को अब आदमी को कोई चूंकि कारण समझ में नहीं आता ठीक से कि इसका ठीक कारण क्या है, स्पष्ट कारण क्या है, तो वो उसको वैक्सीन से जोड़ने लगा है। वैक्सीन से कुछ तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, जी लेकिन उसमें हार्ट अटैक जैसा साइड इफेक्ट अभी सा कुछ अभी तक मामला अध्ययन सामने में नहीं कहीं भी नहीं है। मिला जी है। तो दर्शकों बातों का सिलसिला यहीं पर जारी रहेगा। अभी फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं और डॉक्टर विमल गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर और कुछ नए सवाल और हम पूछेंगे और आगे सिलसिला फिर जारी रहेगा। अभी फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो दर्शकों दोबारा स्वागत है आपका अभय न्यूज के खास कार्यक्रम। आज के मेहमान में हमसे बातें कर रहे हैं शहर के हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर विमल गर्ग। सर लगभग 47 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा लंबा एक अनुभव है इनका। सर से हम दोबारा फिर बात करते हैं कि सर अभी ठंड का समय चल रहा है तो काफ़ी ठंडे पानी से भी नहाना व्यक्ति कई बार कर लेता है और गुनगुना भी पानी से नहाते, तो क्या इसको क्या आप मानते हैं ठंडे पानी से नहाना कितना लाभदायक है या नुकसानदायक है, और गुनगुने पानी से नहाना कितना लाभदायक है नुकसानदायक है, क्या सावधानियां व्यक्ति को नहाते समय रखनी चाहिए? खून की एक प्रकृति होती है जी खून जिसको कहते हैं ना, गर्मी में खोलता है जी और ठंड में खून जमता है। जम जाता है। तो ये प्रकृति ही इंसान के जो दिल की धमनियां हैं उसमें रक्त का संचार भी इसी प्रकृति के अनुसार काम करता है कि जब ठंड अधिक होती है तो खून अंदर जमने लगता है। जी और जिसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसके कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से या अन्य किसी कारण से उसको कैल्शियम, इसको एक कैल्शियम स्कोर बोलते हैं, अगर कैल्शियम स्कोर बढ़ा हुआ है उसका, जी तो ठंड में अधिक ठंड पड़ने के कारण ठंड जब खून का जमाव होता है तो वो उसको ब्लॉकेज पैदा करता है, रक्त का संचार को प्रभावित करता है। जी और रक्त का संचार प्रभावित होने से हार्ट को जो खून मिलना चाहिए, माने हार्ट को भी चलने के लिए, पंप करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। जी यदि उसको ब्लड कम मिलेगा तो उसको हम हार्ट अटैक के रूप में
उसको कारक तकलीफ हो हो सकता सकती है है। जी। तो इसलिए मेरा तो सुझाव तो ये रहेगा कि ठंड का इससे डायरेक्ट संबंध है। जी तो ठंड से आदमी को बचाव पहनने ओढ़ने में भी, खाने पीने में भी, और तो ठंड से और नहाने के लिए भी जी आदमी अगर गर्म पानी से नहाता है तो उसका रक्त का संचार जो है वो ठीक रहेगा। जी ठंडे पानी से रक्त को प्रवाहित होने में अवरोध होता है, जी ऐसा ऐसा करने से उसको जी। बचना मतलब पड़ेगा। ये नहाने में व्यक्ति को बहुत सावधानी इस तरह की जी। बरतना चाहिए जी। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। इसके अलावा एक हमारा सवाल ये भी रहेगा कि कई बार क्या होता है कि 4 लोग 5 लोग बैठे हैं और किसी एक व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द उठा, जी। तो आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आता है कि अचानक क्या किया जाए, या फिर अगर इसका कार्डियक अरेस्ट अचानक हुआ है जी। तो उसमें क्या किस तरह का उपचार, उनको प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो प्लीज हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या उसके उपचार होना चाहिए, प्राथमिक उपचार क्या होंगे, और फिर उसको कितनी जल्दी डॉक्टर से के बाद उसको ले जाना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा बताएं आपने इसके बाद। बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, जी क्योंकि कारण अटैक आने का कुछ भी हो, सबसे पहले तो उसको उसको जैसे जल्दी से जल्दी उसको रिलीफ मिले, उसको फर्स्ट एड मिले, जी ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी और हम इसको एक मेडिकल की भाषा में इसको गोल्डन आवर बोलते हैं, यानी हार्ट अटैक का जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। और यदि उसमें उसको एड मिल गई, मेडिकल एड मिल गई, तो हम जी देखते हैं कि कई व्यक्ति जो है अटैक की तीव्रता से भी बच सकते हैं, और अटैक में जो मौत है उससे भी आदमी को बचाया जा जी। सकता मतलब है। 1 घंटा जो ये काफी जो प्रीशियस होता है व्यक्ति के लिए। तो भारत में जैसे हम अगर देखें आंकड़ों की दृष्टि से, जी तो लगभग प्रतिदिन 10,000 मौत हार्ट अटैक से होती अच्छा, है। लोग काफी। तो इसके लिए मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये 2 गोलियां हैं, एक डिस्प्रिन की है जी और एक सॉर्बिट्रेट की 5 मिलीग्राम की गोली है। ये गोलियां आप देख रहे हैं, और ये बहुत ही सस्ती दवाई है, जी। लेकिन ये जान बचाने के लिए बहुत ही कारगर दवाई क्या है। ये हर व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहिए, या फिर उन्हीं व्यक्तियों को रखना चाहिए जो कि नहीं, बीमारियों से मैं ग्रसित तो हैं क्या? चाहता हूँ जिस तरह हम अपने पर्स में हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, जी हम अपना आधार कार्ड रखते हैं, मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने पर्स में कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 गोली डिस्पिरिन की और 1 गोली का 10 गोली का एक पत्ता जी। अपने साथ रखें। ये गोली का नाम दोबारा आप बताएं दोस्तों जो ये आपने। इसको सॉर्बिट्रेट बोलते हैं, जी। और ये 5 मिलीग्राम की गोली आती 5 है। मिलीग्राम की गोली आती है जी। और ये हार्ट शेप की गोली होती है, जी और ये कभी किसी को भी सीने में दर्द होने पर तत्काल लेने से इसमें रक्त का संचार बढ़ाने में इससे मदद मिलती है। और ये जो डिस्पिरिन की गोली है, ये खून को एकदम से, जिसको कहते हैं ना ब्लड थिनर बोलते हैं, जी। ये खून अगर जम रहा है तो तत्काल इसको ये रक्त प्रवाह में जो है कि काफी कुछ सहायता ये करती है। दोनों जो हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, और ये बहुत ही सस्ती दवाइयां हैं। मैं तो चाहूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण कार्य है, जी जिस तरह आप अपने पर्स में अन्य चीजें रखते हैं, आप ये कम से कम 2 गोली 4 गोली डिस्पिरिन की और 10 गोली कम से कम सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम के जी अपने पास रखें। और हो सकता है आपको जरूरत नहीं पड़े, लेकिन अगर आप बाजार में हैं, कहीं मॉल में हैं, कहीं अन्य जगह पर हैं, शादी ब्याहों में कहीं भी हैं, किसी को भी दर्द होता है, और मेरा तो एक कहना है, सीने में किसी भी प्रकार का दर्द हो, जरूरी नहीं कि वो हार्ट का दर्द हो, अगर आपको किसी भी प्रकार का दर्द है और आपने ये गोली ले ली तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और हार्ट का दर्द है तो निश्चित रूप से आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये भी यहाँ पर पैदा होता है कि क्या जो जो व्यक्ति दूसरे रोग से ग्रसित है, मान लीजिए उनको बीपी की है या शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर उनका काफी बढ़ा, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये दवाई सही रहेगी? कोई भी किसी भी रोग से ग्रसित है, जी कोई भी व्यक्ति है, सीने में दर्द हो रहा है उसको, तो ये तत्काल 1 गोली पानी में घोलकर ये घुल जाती है, ये डिजॉल्व हो जाती है। जी 1 गोली डिस्पिरिन की पानी में घोल के ले ले आदमी, और 1 गोली जुबान के नीचे। 1 गोली से यदि फायदा नहीं हो, दोनों गोली एक साथ ले। एक साथ जी तो 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं सॉर्बिट्रेट को, और फिर 5 मिनट बाद फिर चाहिए तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं,
और इसके बाद फिर तत्काल आप जहाँ भी आपके सबसे करीब का जो अस्पताल है जी। वहाँ जाकर आप अपना फिर वो जो आपने एक गोल्डन आवर बताया, 1 घंटे के भीतर फिर उसको जो है कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए, तो जहाँ पर उसका फिर आगे का इलाज दिया जा सकता है। मतलब ये गोलियां जो ये 1 घंटा जो है व्यक्ति को सही रखने के लिए या फिर उसके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए ये काफी सहायक होती कई हैं। बार तो ये गोलियां अगर आपने एक बार ले ली और वो खून जो जम रहा है जी वो अगर गल गया, मतलब उसको पतला कर लिया खून को, हाँ, तो हो सकता है आपको दोबारा कोई इलाज की भी जरूरत ना पड़े। डॉक्टर पास उनको ले जाने की जाने जरूरत हाँ, ना पड़े और उसी समय उनकी तबीयत में वही सुधार, लेकिन डॉक्टर पेशेंट के के पास तबीयत में जाने सुधार आ से यह है कि आपका पूरा चेकअप हो जाएगा। यदि आपको कोई अन्य कारण भी बन रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका इलाज आपको मिल जाएगा। शुगर अगर बढ़ी हुई है तो उसका इलाज मिल जाएगा। जी या कोई और कारण आपके शरीर में जो है, जो आपको हार्ट का अटैक पैदा कर रहा है, तो वो उसका भी इलाज आपको सेकेंडरी रूप में जी उससे डॉक्टर के पास जाने से मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जी। जिनके होने से व्यक्ति को सावधानियां रखनी चाहिए और वो उस बीमारी होने के बाद फिर उनको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे व्यक्ति को सावधानी रखनी जैसे चाहिए? मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जी एक तो डायबिटीज जी या हाँ, मधुमेह है। मधुमेह। मधुमेह को आपको नियंत्रण में रखना है। मैंने मधुमेह अगर बढ़ी हुई रहती है तो निश्चित रूप से वो हार्ट के कारण, हार्ट का कारक होती है, जी हार्ट अटैक का। दूसरा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है तो वो आपको हार्ट अटैक होने का उसमें चांस बढ़ जाते हैं। हम्म, तीसरा मोटापा है, ओबिसिटी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आपको हार्ट अटैक के का चांसेस बढ़ खतरा जाते रहता है। चौथा आपका कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स जिसको बोलते हैं, हैं। जी, कोलेस्ट्रॉल। यदि कोलेस्ट्रॉल है। आपके शरीर में, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो वो भी आपके रक्त के प्रवाह को प्रभावित करता है। और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपकी धमनियों में जमता है और वो कैल्शियम डिपोजिशन करता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, सबसे मुख्य चीज़ में जो मैं आपको अ, निवेदन करना चाहूँगा, जो मेरे अनुभव में भी है, वो है आपका तम्बाकू का सेवन। जी लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब हम तो साहब तम्बाकू को खाते हैं और उसको थूक देते हैं। तो मैं तो कहूँगा, आपने जो खाया अंदर गया रस, वो तो हो गया आपका गन्ने का रस, जी और जो थूका वो है बगदा। जी आपके दिमाग में जो भ्रांति रहती है, हाँ, कि हमने तंबाकू खाई है लेकिन तो उसको थूक दी है, वो तो अंदर हमने तो नहीं जो ली, तो थूका वो वो तो आपने गन्ने का बगदा, बगदा थूक और जो दिया है। अंदर गया वो रस, जी, तो वो तो आपको डैमेज कर ही रहा है। कर ही रहा है। तो ये भ्रांति भी आदमी को अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। इसके बाद क्या, शराब। शराब का ऐसा कहते हैं कि एक पेग अगर आप उसको लिमिट में रह रहे हैं जी, तो आपके लिए, हार्ट के लिए थोड़ा फायदा करती है। कितनी मात्रा उसकी लगभग उसका आपकी? करीब आप समझ लें 30 to 60 ml 30 to 60 में पर डे है या फिर? पर डे भी आप ले सकते हैं। जी वो आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं, तो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप अमृतपान भी अगर अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए हानि पहुंचा सकता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी, तो शराब वैसे तो ना पिए तो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर तो यही कि उसको ना पिया जाए। लेकिन यदि पी रहे हैं, और फिर शराब के साथ एक और चीज होती है कि कई बार पार्टी है, लेट नाइट सिटिंग हो रही है, हाँ, फिर आप देर से देर घर से भी पहुंच उठ रहे हैं। जी रात को देर से घर पहुंच रहे हैं, 1 बजे 2 बजे पहुंच रहे हैं और फिर देर से उठ रहे हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। जी तो ये उसका एक इनडायरेक्ट जो उसका नुकसान है जी वो भी है। तो मुख्य ये है, आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तम्बाकू है, टोबैको सबसे ज्यादा हानिकारक है। सबसे ज्यादा हानिकारक तो हानिकारक जी है। मेरा अनुभव तो ये रहा है इतने सालों का, कि आपकी बॉडी की जो एक इम्यूनिटी होती है, आपका किसी भी बीमारी से लड़ने की एक जो क्षमता होती है, तो आपकी अगर इम्यूनिटी बॉडी की अच्छी है तो आपकी किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाती अच्छी है। रहेगी। जी और आपकी बॉडी की अगर इम्यूनिटी कम है तो आपके रोग से लड़ने की क्षमता, भले वो हार्ट अटैक हो या कोरोना हो, मेरा अनुभव तो ये रहा है जी कि कोरोना में भी जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रही है हाँ, वो वो लोग लोगों ने अच्छे ज्यादा सरवाइव किया है, हम स्वस्थ लोगों हैं। ने। जी और जिनकी इम्यूनिटी खराब होने का कारण, जो मैं 47 साल में समझ पाया जी हूँ, वो जी आपका दिनचर्या, खान पान, और आपका ये जो व्यसन, तम्बाकू, शराब। मैंने देखा है कि जिन कोरोना में भी जिन लोगों ने इन चीजों का सेवन करते थे, जिनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त थी, खान पान उनका गड़बड़ था,
उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा वो लोग इसके कोरोना को उन्होंने ज्यादा इफेक्ट को उन्होंने किया। ज्यादा इफेक्ट हो। जी हाँ। इसलिए हार्ट अटैक से अलावा भी हम अगर बात करें तो इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए जी, आपको खान पान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण है। जी जी हाँ। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर एक सवाल है कि ये भी उठता है कि व्यक्ति की दिनचर्या तो आपने बताई कि किस तरह से उसे व्यवस्थित रखना चाहिए, लेकिन कई व्यक्ति क्या है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। नियमित तो एक चेकअप जो होता है, रूटीन चेकअप जो स्वास्थ्य का होता है, वो भी कई लोग नहीं करा पाते। तो किस तरह से व्यक्ति एक रूटीन चेकअप अपना कराना चाहिए, क्या उसकी पूरी प्रोसेस होना चाहिए, कितने कितने समय में उसे रूटीन चेकअप कराना चाहिए, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें आप। मैं आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और जैसा कि पहले भी ये विषय उठा था कि पहले जो बीमारियां होती थी अक्सर 40 की उम्र के बाद या जी 50 के जी, बाद या 60 के उम्र 60 के बाद ही हुआ करती लोगों को इस तरह की बीमारियां होती थी। अब लेकिन चूंकि 20 साल 25 साल की उम्र के बाद भी ये बीमारियां होने लगी जी। हैं, युवा अधिकतर इसकी चपेट युवा में भी फिलहाल भी चपेट में आ रहा है। देखने को उसका मिल रहा है। कारण ये है कि पहले आदमी 60 साल पे जब रिटायर होता था तब घर बनाता था। आज युवा को इतना पैसा मिल जाता है कि वो 30 साल में ही घर बना लेता है। जी तो जो गतिविधि आदमी की 60 की उम्र में होती हाँ थी अब वो 30 की उम्र में हाँ, होने लगी। मतलब तो समय ये बहुत तेज गति से भाग रहा, लाइफ हाँ स्टाइल व्यक्ति की लगातार बदल रही बढ़ है। रही है ना। पर आदमी पहले बूढ़ा हो जाता था, घर नहीं बना पाता था। अब जी 30 साल का जवान जो है वो अपना घर खुद का बना लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक हम गाड़ी खरीदते हैं, 5 लाख की गाड़ी होती है, 10 लाख की गाड़ी होती है, जी उसके साथ एक बुकलेट आती है और उस बुकलेट में लिखा होता है पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल। मतलब आपको कब 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 गाड़ी आप का कब का चेकअप गाड़ी का कराना है। मेंटेनेंस कराना है, कब आप 1000 उसका। किलोमीटर का आपको पहली सर्विस कराना है, जी 2000 पे दूसरी कराना है, 5000 पे तीसरी कराना है, 10,000 पे चौथी सर्विस कराना है, जिसमें आपको ऑयल पानी इंजन हवा सब चीज चेक कराना सभी है। कुछ चेक कराना है। तो जब आपकी 5 लाख या 10 लाख की गाड़ी के लिए इतनी सावधानी है आपको रखनी हाँ, पड़ती व्यक्ति है। समय पर पहुंचता है, शुरू में समय पे उसकी चेकिंग कराता है पूरी। हम होता क्या है कि हम अपने शरीर कब आदमी जब तक कि या तो जिसको कहते हैं ना हवा ज्यादा भरा जाएगी तो बस्ट हो जाएगा, जी हवा कम होगी तो पंचर हो जाएगा। जी, ये एक सामान्य ये सी एक बात है। सामान्य सी बात है। भाई आपके गाड़ी के पहिए में अगर हवा ज्यादा हो गई तो बस्ट हो जाएगा और हवा कम हुई तो पंचर हो जाएगा। जी इसी तरह शरीर का जी भी है। यदि आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपने कभी चेक ही नहीं कराया, वो पता चला बढ़ते 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 या तो आपको ब्रेन अटैक आ जाएगा या हार्ट जी। अटैक आ जाएगा। मतलब नियमित स्वास्थ्य का जो आपको चेकअप भी लगातार कराना है, ताकि आपको अपनी शरीर की स्थिति मालूम होती रहे कि कितना हमारा ब्लड प्रेशर है या कितनी शुगर है, इस तरह भी। और एक और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई लोग ये भ्रम पाल लेते हैं, एक भ्रांति पाल लेते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है मेरे पास आता है, मैं उसका दवाई लिखता हूँ, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। वो फिर क्या करता है कि उसको लगता है कि अब मेरा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया और वो बगैर पूछे दवाई बंद कर देता बंद है। कर देता है। जबकि ये जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये आपको जीवन भर के साथी हैं। अच्छा, मतलब एक बार अगर ये बीमारी लग गई तो फिर व्यक्ति के साथ ही जाएगी, ये आपका आपको कहना। दिनचर्या से आपको उसकी डोज कम हो सकता है, जी लेकिन आप सोचेंगे बगैर दवाई के तो आदमी सोचता है अब तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक आ गया और वो दवाई को बंद कर देता है। बंद कर देता फिर है। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो उसके बॉडी में डैमेज चालू हो जाता है। हम्म, तो मैं आपसे दोनों बातें कहना चाहूंगा। एक तो समय समय पर अपना चेकअप कराएं चेकअप बॉडी का, कराएं। जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। किडनी का फंक्शनिंग क्या है वो भी पता कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको बीमारी होने के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं। जी आप अपनी दिनचर्या से और दवाइयों के सेवन से आप देख रहे हैं कि आदमी की जो एवरेज एज है वो भी हम देख रहे हैं कि पहले से बढ़ गई है। बढ़ गई है। एक तरफ तो यह है कि यंग लोगों में अटैक और इस अटैक तरह की की भी, घटनाएं ये भी बढ़ रही है, बढ़ गई है लेकिन घटनाएं। एक औसत आदमी की जो एज है, औसत एज वो भी बढ़कर पहले जो 60 होती थी वो आज 75 और 80 तक पहुंच गई है। अच्छा यदि जी आप नियमित आपकी दिनचर्या नियमित है, खान पान ठीक है और आप अपने शरीर का ठीक से ध्यान रखते हैं। जी ठीक है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर विमल गर्ग, जिन्होंने हृदय की समस्याओं पर हमसे बातचीत की, ये निराकरण और सावधानियों पर भी हमें बताया और काफ़ी कुछ आपसे साझा किया। तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर हम आप किसी नए मेहमान के साथ आपको रूबरू कराएंगे, और फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।